सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुपद px के 4 भिन्न शून्यक हैं। निम्न में से कौन सा आलेख y बराबर बहुपद px को दर्शा सकता है? तो यहाँ पर हमें कुछ 4 आलेख दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा px बहुपद को दर्शा रहा है, और हमें ये बताया गया है कि इस बहुपद के 4 भिन्न शून्यक हैं, यानी कि x के ऐसे कुल 4 मान हैं जिनके लिए ये बहुपद शून्य हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आलेख होगा वो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आलेख x अक्ष को यहाँ पर 1 बार, ये यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला हो सकता है हमारा बहुपद। और ये वाला जो आलेख है ये x अक्ष को 1 बार और 2 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है या छू रहा है। तो यहाँ पर ये वाला आलेख है जो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसके 4 भिन्न शून्यक हैं। तो यही वाला आलेख है जो px को दर्शा सकता है। चलो बात करते हैं बहुपद शेषफल प्रमेय की। अब इसमें अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है जैसे कि px, और उसे अगर हम विभाजित करें एक दूसरे रेखीय बहुपद से, एक घाती बहुपद से, जैसे कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो शेषफल मिलता है, शेषफल समझो कि मैं यहाँ नाम देता हूँ r, तो वो हमें बराबर मिलता है p a के। तो ये है बहुपद शेषफल प्रमेय। तो चलो इसे ज़रा अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तो उदाहरण में मैं एक बहुपद लेता हूँ, समझो कि px, मैं एक द्विघाती बहुपद लेता हूँ, पर ये सही है और ये सच है हर एक घात की बहुपद के लिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ, समझो 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7। अब समझो कि मैं इसे विभाजित करना चाहता हूं एक रेखीय बहुपद से, समझो कि x ऋण 1, यानी कि हम विभाजित कर रहे हैं 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को हम विभाजित कर रहे हैं x ऋण 1 से। तो ऐसी स्थिति में बहुपद शेषफल प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऐसी स्थिति में कि जो हमारा शेषफल आएगा, समझो r, वो बराबर होगा p a के। इस स्थिति में जो a है वो है 1, तो यानी कि हमें जो शेषफल मिलने वाला है वो मिलने वाला है p 1। अब ये तो हम विभाजित कर सकते हैं बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से करके देखो कि शेषफल क्या मिलता है। और अगर तुम्हें बीजीय दीर्घ विभाजन विधि के बारे में नहीं पता है तो हमने उसे दूसरे वीडियो में देखा है कि वो क्या होता है और किस तरह से करते हैं, तो वो वीडियो देख के फिर वापस आओ यहाँ पे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को। हमें इसे विभाजित करना है, हमें इसे किससे विभाजित करना है? हमें इसे विभाजित करना है x ऋण 1 से। अब दीर्घ विभाजन में हम इस भाज्य की सबसे ऊंची घात का पद लेकर उसे विभाजित करते हैं, उसे हम विभाजित करते हैं भाजक के सबसे ऊंची घात की पद से। तो यानी कि हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग को हमें विभाजित करना है इससे, यानी कि x से। तो ये जब हम विभाजित करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा यहाँ पे 3x।
तो हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 3x। अब यहाँ पे इस भाजक को हम इस भागफल से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा x गुणा 3x, हमें मिल जाएगा 3x का वर्ग, ऋण 1 गुणा 3x हमें मिलेगा ऋण 3x। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो चलो वो करते हैं। तो इसे हमें घटाना है, तो ये जो है ये धन है, ये हो जाएगा ऋण, और ये जो ऋण है ये हो जाएगा धन। घटाने पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे। हमें मिलेगा 3x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, ये तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है ऋण 4x और धन 3x, यानी कि हमें यहाँ मिलेगा ऋण x। और चलो ये नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास और आ जाएगा धन 7। तो अब हमारे पास ये बहुपद है जिसे हमें इस बहुपद से विभाजित करना है। तो इसकी सबसे ऊंची घात है ऋण x, सबसे ऊंची घात का पद ऋण x, जिसे हमें विभाजित करना है सबसे ऊंची घात के पद से, यहाँ से जो है x। तो उत्तर में हमें मिलेगा ऋण 1। तो हमें जो भागफल मिल रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करने के, तो वो मिल रहा है हमें ऋण 1। अब इस बहुपद को जब हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण x, ऋण 1 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 1। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये बदल जाएगा धन में, और ये धन का चिन्ह बदल जाएगा ऋण में। तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? हमें उत्तर में मिलेगा ऋण x और धन x, ये तो कट जाएगा, यहाँ है धन 7 और ऋण 1, यानी कि हमें मिलेगा 6। तो ये रहा हमारा शेषफल यानी कि r। तो ये हमारा शेषफल मिला हमें 6। अब ये शेषफल क्यों है? क्योंकि इसकी जो घात है इसकी घात हो चुकी है 0, और जो हमारा भाजक है उसकी घात है 1, यानी इसकी घात भाजक की घात से कम हो चुकी है, यानी अब ये और विभाजित नहीं होगा। तो यही है हमारा शेषफल। तो अब हमें शेषफल मिल गया बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से, ये मैं यहाँ हटा देता हूँ, तो वो हमें मिल रहा है 6। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या बहुपद शेषफल प्रमेय से भी हमें यही शेषफल मिल रहा है? तो बहुपद शेषफल प्रमेय से जब इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है P1। तो चलो देखते हैं कि P1 क्या है। तो इस बहुपद में हम x की जगह डाल देते हैं 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो P1 बराबर होगा 3 गुणा x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये है 1 का वर्ग, ऋण 4x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये 4 गुणा 1 धन 7। तो ये बराबर है 3 गुणा 1 का वर्ग यानी कि 3, ऋण 4 गुणा 1 यानी कि ऋण 4, और यहाँ पे है धन 7। तो हमें P1 क्या मिल रहा है? हमें P1 मिल रहा है 3 ऋण 4 यानी कि ऋण 1 धन 7, यानी कि ये हमें मिल रहा है 6। तो बिल्कुल सही, यानी कि जो हमें यहाँ शेषफल प्रमेय से जो शेषफल मिल रहा है वो बराबर है P1 के, जो हमें मिला था यहाँ पे 6। तो अब इस बहुपद शेषफल प्रमेय का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें कोई भी बहुपद दिया हो और उसे जब हम एक रेखीय बहुपद से विभाजित करेंगे, तो अगर हमें भागफल में रुचि नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ इसका शेषफल क्या होगा, तो हमें ये बीजीय दीर्घ विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे इसमें x की जगह अगर ये 1 डाल देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, या x की जगह हम a डाल देंगे PA, तो वो होगा हमारा भागफल। ये होता है बहुपद शेषफल प्रमेय, और इसे हम आने वाले वीडियो में सिद्ध भी करेंगे। क्या x ऋण 3 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है? तो अगर हम इस बहुपद को दीर्घ विभाजन के जरिए इस x ऋण 3 से विभाजित करें और वो करते अगर हमें कुछ शेषफल मिल रहा है, तो यानी कि इसने इसे पूरी तरह विभाजित नहीं किया, यानी कि x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये गुणनखंड तभी होगा जब हमें शेषफल में कुछ भी ना मिले, यानी कि हमें शेषफल में अगर मिलता है 0, यानी कि समझो शेषफल में यहाँ लिखता हूँ r, अगर शेषफल हमें 0 मिलता है तब और सिर्फ तभी ये x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब शेषफल निकालने की तो एक बहुत ही बढ़िया विधि हमें पता है, जो है शेषफल प्रमेय। अगर तुम्हें शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो एक दूसरे वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की है, वो देख के आओ, फिर वापस आओ यहाँ पे।
तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है px और उसे अगर हम विभाजित करते हैं एक व्यंजक से, एक पदी व्यंजक से, समझो कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो इसका जो शेषफल मिलता है, समझो कि r, वो दरअसल बराबर होता है p a के। अब हमारा बहुपद ये रहा जिसे हमें भाग देना है x ऋण 3 से, यानी कि x ऋण a से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a है यहाँ पर वो है 3। तो हमें अगर इसका शेषफल निकालना है तो शेषफल हमारा होगा बराबर p a, यानी कि p 3 के। तो चलो जल्दी से इसका हम शेषफल निकाल लेते हैं। तो वो हमें बराबर मिलेगा इस बहुपद में x की जगह 3 डालने के। तो चलो करते हैं। तो 2 गुणा x की जगह आएगा 3 और इसकी घात है 4, ऋण 11 गुणा x की जगह आएगा 3 और उसकी घात है यहाँ पे 3, धन 15 गुणा x की जगह आएगा 3, घात है यहाँ पर 2, धन 4 गुणा x की जगह आएगा 3 और ऋण 12। अब मैं पूरा शेषफल गुलाबी रंग से लिखता हूं, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 3 की घात 4 यानी कि 81, ऋण 11 गुणा 3 की घात 3 यानी कि 27, धन 15 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9, धन 4 गुणा 3 ऋण 12। तो 2 गुणा 81 होगा 162, ऋण 11 गुना 27 होगा 10 गुना 27 होता है 270 और उसमें 27 और, तो ये होगा 297, धन 15 गुना 9 होगा 135, धन 4 तिया होगा 12 ऋण 12। अब 12 ऋण 12 तो यहाँ कट जाएगा। अब 162 धन 135 हमें मिलेगा 297 और यहाँ हमारे पास है ऋण 297। तो हमें मिल चुका है 0, यानी कि हमें शेषफल मिल रहा है 0, यानी कि ये एक पदी व्यंजक इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। अजय और विजय को 24 गुणा x की घात 5 को दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा गया। उनके उत्तर निम्नलिखित आए। अजय को कुछ ऐसा मिला और विजय को कुछ ऐसा। किस विद्यार्थी का उत्तर सही है? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि किस विद्यार्थी ने इसे बिल्कुल सही किया है। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अजय का उत्तर है 8 गुणा x की घात 3 गुणा 3 गुणा x की घात 2। अब यहाँ पे अगर मैं संख्याओं का गुणन करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 गुणा 3 और अगर x का गुणा करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा x की घात 3 गुणा x की घात 2। अब 8 गुणा 3 ये तो 24 होता है और यहाँ पे मेरे पास है एक गुणनफल जिसका आधार समान है पर घातें अलग अलग हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ कि अगर हमारे पास आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो एक ही आधार होता है जहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं। तो चलो वही काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा गुणा x की घात 3 धन 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 गुणा x की घात 5। तो ये तो बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं विजय ने क्या किया। अब विजय ने इसे लिखा है 4 गुणा x गुणा 6 गुणा x की घात 4। तो चलो करते हैं, पहले संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 गुणा 6 गुणा यहाँ पे हमारे पास x गुणा x की घात 4। तो ये बराबर होगा 4 गुणा 6 तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ दो संख्याएं हैं जिनके आधार बराबर हैं पर घातें अलग अलग हैं। तो चलो यही लगाते हैं। ये बराबर होगा एक ही आधार के जहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे जो घात है वो है 1, तो ये जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आएगी 1 और 4। तो हमें मिलेगा 24 गुणा x की घात 5। तो अरे वाह, विजय ने भी बिल्कुल सही किया है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसे हम अलग अलग प्रकार से दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया है 24 गुणा x की घात 5
तो चलो एक काम करते हैं, 24 को हम लिख देते हैं 12 गुणा 2, एक ही बात है 24 है। और x की घात 5, इसे हमें तोड़ते हैं दो टुकड़ों में, तो समझो इसे मैं लिखता हूँ 3 धन 2। तो ये बराबर होगा 12 गुणा 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। चलो इसे अलग अलग कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा 12 गुणा x की घात 3 गुणा 2 गुणा x की घात 2। तो मैंने भी इसे दो अलग अलग एक पदी के गुणनफल में लिख दिया। इस वीडियो में हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे। तो अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है x का वर्ग धन 6x धन 9, और अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका गुणनखंडन करना है दो द्विपद के रूप में, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें इस 9 के ऐसे गुणन ढूंढने होते हैं जो गुणा करके हमें 9 मिले, और उन दोनों गुणन को जब हम जोड़ें तो हमें 6 मिले। तो 9 के जो गुणन हैं वो है 1, 3 और 9। उनमें से अगर मैं 3 और 3 लेता हूँ तो 3 और 3 को गुणा करके हमें 9 मिलता है, और 3 और 3 को जोड़ के हमें मिलता है 6। तो हम जानते हैं कि इस बहुपद के दो गुणनखंड हैं x धन 3 और x धन 3। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है x धन 3 के पूर्ण वर्ग के। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये बहुपद पूर्ण वर्गीय क्यों है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास 3 पद हैं। उनमें से एक पद जो है वो हमारे चर x का वर्ग है, और यहाँ जो एक पद है वो है एक अचर का वर्ग, और यहाँ जो x का जो गुणन है वो दुगना है इस अचर के 2 गुणा 3। तो चलो एक उदाहरण से इसकी जांच करते हैं। तो अगर मेरे पास है a का वर्ग धन 14a धन 49, तो क्या ये इस रूप में है? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक चर का वर्ग a का वर्ग, यहाँ हमारे पास एक अचर का वर्ग है जो है 7, यह है 7 का वर्ग। तो क्या यहाँ हमारे पास 2 गुणा 7 है? तो देखते हैं क्या हमारे पास 2 गुणा 7 है। ये जो a है एक घातीय चर, तो इसका जो गुणन है वो 2 गुणा 7 है। और तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो संख्या है, ये जो अचर है, ये है 7 गुणा 7, और a का जो गुणन है वो है 7 धन 7। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है, यानी कि ये बराबर है a धन 7 के पूर्ण वर्ग के। चलो ये हम पता करते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे पास है a धन 7 गुणा a धन 7, जो बराबर होगा इस a को इस a धन 7 से गुणा करने के, तो इस a को गुणा करने के a धन 7 से, और धन इस 7 को गुणा करने के इस a धन 7 से, तो धन इस 7 को गुणा करने के a धन 7 के। अब ये a और ये a गुणा हो जाएंगे, जो हमें मिलेगा a का वर्ग, और ये a और 7 गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा धन 7a। यहाँ पे धन 7 और a गुणा होगा तो हमारे पास आएगा धन 7a, और धन 7 और धन 7 गुणा होके हमारे पास आएगा 49। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास a का वर्ग है, यहाँ हमारे पास 7 का वर्ग है 49, और ये जो 14a है, ये 14a हमें यहाँ से आ रहा है 7a धन 7a से। तो ये तो बिल्कुल बराबर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास है a धन b का पूर्ण वर्ग, जो बराबर होगा a धन b गुणा a धन b। तो चलो अब इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये जो a है ये गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो हमें मिलेगा a गुणा a धन b, और ये धन b जो है वो फिर से गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो धन b गुणा हो जाएगा a धन b से।
तो हमें क्या मिलेगा? अब ये a और ये a गुणा होके हमें मिलेगा a का वर्ग, ये a और b गुणा होके हमें मिलेगा धन ab, ये b और a गुणा होके हमें मिलेगा धन ba, जिसे हम धन ab भी लिख सकते हैं, और ये b और ये b धन b और धन b गुणा होके हमें मिलेगा धन b का वर्ग। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ मिल रहा है a का वर्ग धन ab, और ab हमारे पास आ जाएंगे 2ab धन b का वर्ग। तो ये बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है, जहाँ हमारे पास a का वर्ग है, b का वर्ग है, और यहाँ हमारे पास है 2ab 2 गुणा 7 गुणा a। तो इस तरह से हम किसी भी वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। मैं एक आखिरी अलग तरीके का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। समझो हमारे पास है 25 धन 10x धन x का वर्ग। तो क्या ये वर्गीय बहुपद है? तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो ये है 5 का पूर्ण वर्ग। यहाँ भी हमारे पास होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो यहाँ हमारे पास है x का पूर्ण वर्ग, और यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x। तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो वो है हमारे पास है 10x। तो ये बराबर है 5 धन x के पूर्ण वर्ग के। ये अगर हमें ऐसे दिया जाता कि हमें दिया जाता x का वर्ग धन 10x धन 25, तो भी ये उसी तरह से आता कि ये है x का वर्ग, ये है 5 का वर्ग, और ये है 2 गुणा 5 गुणा x। तो ये होता x धन 5 का पूर्ण वर्ग, जो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से हम वर्गीय बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो एवरीवन, मैं निशी और आज हम जीव विज्ञान के एक नए अध्याय को पढ़ने की ओर जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम जो देखना चाह रहे हैं ये आइए मैं बताती हूँ कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम जीव जगत में आते हैं तो मैं यही कहूँगी कि चलिए हम जीवों की रंगीन दुनिया में चलते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन जिस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, क्या प्रजनन भी उतना ही ज़रूरी है? प्रजनन क्या है? प्रजनन तो रिप्रोडक्शन है। क्या ये हमारे लिए उतना एसेंशियल है जितना भोजन? तो नहीं, ये एसेंशियल तो नहीं है लेकिन ज़रूरी ज़रूर है।
और ज़रूरी किस हद तक है, आइए हम इसको इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग का कंटेंट क्या है, किन किन चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट में क्या क्या है। पहला पॉइंट है प्रजनन में डीएनए की भूमिका। दूसरा अलैंगिक और लैंगिक जनन। तीसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन। चौथे में हम लोग देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पांचवें में मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत हम दो तरीके का देखेंगे, नर जनन तंत्र कैसा होता है और दूसरा मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहला पॉइंट जो है कि प्रजनन में डीएनए की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। लेकिन पहले जब हम प्रजनन और डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर ये प्रजनन क्या है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, प्रजनन हम किसे कहते हैं। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ अपने ही जैसे का क्या मतलब है, जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे कि बिल्लियाँ बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती हैं, ना कि कोई कुत्ता बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति जो कि इस संसार में मौजूद है वो अपने जैसे ही सजीव को जन्म देती है, यही प्रजनन कहलाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप सोच के देखें बच्चों कि जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी, यह एक सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया उसे तो एक ना एक दिन मरना है। तो क्या होगा अगर सारे मनुष्य मर जाएं, या क्या होगा अगर सारे जानवर धीरे धीरे करके अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मर जाएंगे, तो उनकी वो जाति ही खत्म हो जाएगी। फिर उनके जगह पे कौन लेगा, उनका जगह जो खाली हो गया वो कैसे पूर्ण होगा। तो यही वो प्रक्रिया वहाँ पर आती है प्रजनन की, जिसके द्वारा हमारा जो जाति है, स्पीशीज़ जो ह्यूमन जाति है, बिल्लियों की जाति है, कुत्तों की जाति है, या पेड़ पौधे सजीव जितने भी सजीव हैं वो सारे इसी प्रक्रिया के द्वारा इस दुनिया में फिर अपनी जाति को रिप्लेस करके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ स्पैन में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करके जाते हैं जो हमारी मृत्यु के बाद इसकी जगह को लेगा। यही प्रक्रिया प्रजनन है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि धरती पे हमारी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि प्रजनन आखिर होगा कैसे। तो प्रजनन के लिए हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए। तो डीएनए को पढ़ने के लिए पहले हम डीएनए को समझते हैं कि आखिर ये डीएनए है कहाँ। डीएनए बहुत लोग बोलते हैं, आखिर ये डीएनए है कहाँ। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है हमारे सेल्स के अंदर है। सेल्स जो हमारे शरीर जिन सेल्स से बना हुआ है उन्हीं सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल से आपको समझाते हैं कि डीएनए एग्जैक्टली कहाँ पे होता है और कैसा होता है। तो डीएनए को समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि डीएनए होता कहाँ है। डीएनए सेल्स में मौजूद होता है। सेल्स में भी कहाँ, न्यूक्लियस में। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि डीएनए कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डीएनए एक सेल में कहाँ मौजूद होता है। ये आप लोग अपने सामने क्या देख रहे हैं कि ये एक मौसमी है, ठीक है। तो ये क्या हमने आज ही ब्रेकफास्ट में खाया, लेकिन अब इसके से हम कैसे समझते हैं कि डीएनए कहाँ है वो देखते हैं। तो ये जब मौसमी को हमने खोला तो इसके अंदर हमें कुछ और मिला। क्या है ये? तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ मौजूद है। क्या उसके अंदर भी कुछ है? तो अगर हम इस मौसमी को एक सेल मान लें और इस नींबू को एक न्यूक्लियस, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, जब खोलने के बाद इसके अंदर भी कुछ है। ये क्या है? ये है एक क्रोमोज़ोम। देखिए, ये हमारा क्रोमोज़ोम है जो कि
बिल्कुल ही कॉइल्ड रूप से मौजूद है, जो कि ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि क्या, अब ये हमें मिला डीएनए का स्ट्रैंड। मतलब एक क्रोमोसोम क्या होता है, वो डीएनए के कॉइल्ड रूप का ही एक समावेश होता है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम था, लेकिन क्या है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स हैं और बाकी और जंतुओं में भी अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए था, डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, और वो एक दूसरे में कॉइल के रूप में कॉइल किए हुए होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। अब हमने जानना कि व्हाट इट डज, ये करता क्या है, डीएनए आखिर क्या करता है जिससे कि ये प्रजनन के लिए ज़रूरी है। तो डीएनए क्या करता है, वो अपनी ही कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है, जिसके द्वारा रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिका बनाता है, उसके बाद सेल डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 एक समान दिखने वाले सेल्स बनते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, मगर वो एक रूप नहीं होते हैं। वो एक रूप के जैसे दिखते ज़रूर हैं, मगर वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मैं और आप, हम दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है, हम दोनों मनुष्य ज़रूर हैं, ये हमारी समानता है, मगर हम दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारा चेहरा, हमारा जेनेटिक गुण, हमारा बहुत सारे चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए में आखिर होता क्या है। तो डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के रूप में, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी हमने मॉडल के रूप में देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो हमारा जो एक टॉपिक है वो तो कवर हो गया कि वेयर इट इज़। अब आप देखेंगे कि हमने ये क्यों लिखा, वेयर, व्हाट, हाउ, तो यही तो साइंटिफिक सोच है। हर एक चीज़ में जब हम अपनी साइंटिफिक सोच लगाएंगे कि हर चीज़ कैसे, कहाँ और क्यों मौजूद है, यही हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल के ज़माने में। तो हमने देख लिया कि डीएनए कहाँ मिलता है। अब हम जानना है कि वो करता क्या है। तो डीएनए में मैंने दिखाया कि वो एक डबल हेलिक्स मॉडल है। ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या करता है, आगे जाके वो अपनी रेप्लिका बनाता है, मतलब अपने ही जैसे डीएनए को वो जन्म देता है रेप्लिकेट होके। मतलब एक कॉपी पुरानी रहती है और दूसरी कॉपी जो होती है उसकी वो नई बन जाती है, जिससे कि 2 डीएनए का निर्माण होता है और आगे सेल डिवीज़न में जाके उसी के जैसे 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है बनने के बाद एक रूप का होता है, मगर बिल्कुल ही आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हो ना, क्या तो उसमें क्या है, जब हम फोटोकॉपी करा के लाते हैं तो क्या तुम्हें पता चलता है कि तुमने कौन सा दिया था, वो कौन सा ओरिजिनल कॉपी है और कौन सा तुम्हें फोटोकॉपी करके मिला। तो कुछ ना कुछ अंश उसमें रह जाता है। तो यही चीज़ होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसके कारण कि वेरिएशन उत्पन्न होता है। और इस वेरिएशन, विभिन्नता को हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब पहले हम ये बताओ कि डीएनए तो मिल गया, डीएनए कहाँ है वो भी मिल गया। अब डीएनए और क्या करता है, तो डीएनए एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में भेजता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई कोई कहता है ना कि ये अपने पापा के जैसे दिखता है, कोई अपनी मम्मी के जैसे दिखता है। तो कैसे, यही वो डीएनए है जो कि हमारे दिखने के इंफॉर्मेशन को हमारे पापा के जनरेशन से हम में लाया। तो यही जनरेशन जो है, ये जो जनरेशन गैप में होता है, ये जो जनरेशन में वेरिएशन भी कभी कभी देखने को मिलता है, वो क्या होता है, इस सभी डीएनए के कारण मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक प्रोटीन इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे किया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। जब ये निकलता है तो दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अपने अपोजिट एक स्ट्रैंड को बना के 2 डीएनए का निर्माण करते हैं, जो कि सेल डिवीज़न होने पर 2 आइडेंटिकल, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखने वाला सेल, डॉटर सेल्स बनाते हैं।
तो इस तरीके से हम देखें कि डीएनए बहुत ही बेसिक और मूल स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स के गुण को अपनाते हैं। अब यहाँ पे बात आई थी वेरिएशंस की। तो वेरिएशन यानी कि विभिन्नता क्या है? तो जब हमने फोटोकॉपी की बात की उसमें हमने बताया कि कैसे वेरिएशन हो गया। तो जब डीएनए में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो उसके कारण क्या है? क्या ये गलत है? क्या ये नहीं होना चाहिए? तो नहीं, वेरिएशन जो है वो अच्छे के लिए है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या है। तो चलिए अब हम वेरिएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन को हम लोग लेते हैं, जो कि है एक बैक्टीरिया का हमने लिया जो है ब्लैक कलर का और दूसरा ब्लू कलर का। तो हमने जब देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण ब्लैक स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कुछ दिनों में विलुप्त हो गए और ब्लू स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है वो अभी भी जिंदा है। तो हम इस बात से क्लियर होते हैं कि वैसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन जो कि क्या है, हीट रेजिस्टेंस है, वो इस ग्लोबल वार्मिंग में भी जिंदा रह सके, और वो बैक्टीरिया जो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सके उनकी पूरी की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे यही मतलब निकला कि वेरिएशन जो है वो हमें सारे सजीवों को एक चांस देती है कि कैसे हम अपने न्यू एनवायरनमेंट में कोप करके जी सके। हमने कहीं पे ये लाइन सुन रखी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है जो इस इन्वायरमेंट में कोप कर पाएगा, जो इस इन्वायरमेंट के पर्यावरण की परिस्थितियों को अपने अंदर समावित कर पाएगा, वही स्ट्रेन जो है, वही प्रजाति जो है वो आगे जिंदा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें की हिम्मत कहाँ से मिलती है? इसी वेरिएशन से हमें वो स्ट्रेन में हिम्मत मिलती है कि हम जो है आगे पर्यावरण की दृष्टि में कैसे अपने आप को संभाल के रख सकें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या हुआ? जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन फिर क्या हो गया? लैंगिक जनन हो गया कि जहाँ पे 2 जनक यानी कि उसी जाति के नर और मादा का मेल हो और तब वो बच्चे उत्पन्न हो तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और उसी तरीके से अलैंगिक को क्या कहा हमने? एसेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है उस दोनों में क्या अंतर है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या फिर पहले ये लोग क्या होते हैं ये सब। तो अलैंगिक जनन, जिसको कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वह क्या है? जब किसी जीव का जन्म एक जाति के एक ही जनक के शरीर के किसी भी भाग से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। वहीं जब उस जाति के नर और मादा 2 जनक का मेल हो और तब वो जन्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो हम देख रहे हैं कि जनन भी 2 प्रकार का हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रकार में क्या विभिन्नताएं हैं। तो अलैंगिक जनन में हम देख रहे हैं कि एक जनक का रोल होता है और वही लैंगिक जनन में 2 जनक का यानी कि नर और मादा का जो होता है। अब इसमें क्या होगा? जहाँ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वहाँ वेरिएशन की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगी, और जहाँ 2 पेरेंट्स का जोड़ होता है वहाँ पे वेरिएशंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो होता है गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। किसमें? एसेक्सुअल में, अलैंगिक में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, वहीं लैंगिक जनन में गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। और ये अब चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि अलैंगिक जनन जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होती हैं, वहीं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न बिंदुओं के अनुसार हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक दूसरे से विभिन्नता को बांट सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार की हो सकती हैं और लैंगिक जनन के भी कितने प्रकार हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। पहला है विखंडन, जिसको कि हम फिजन भी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, बाइनरी जो 2 भागों में बटे, मल्टीपल जो बहुत सारे भागों में बटे। दूसरा है मुकुलन या बडिंग। तीसरा खंडन या फ्रेगमेंटेशन। चौथा पुनरुद्धाभवन या रीजनरेशन। पांचवा बीजाणु समासन या स्पोरुलेशन। छठा कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इन सभी तरीकों को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसा, इन सभी में क्या होता है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या क्या तरीके से हो सकते हैं। लैंगिक जनन हम लोग 2 चीज़ों में पढ़ेंगे। पहला पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा जंतुओं में लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा? सबसे पहले उसमें गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर सीड फॉर्मेशन होगा। इन सभी का डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होगा? जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए एक मेल गैमेट बनेगा, दूसरा फीमेल में गैमेट बनेगा और इन दोनों का समावेश होकर जाइगोट का निर्माण होगा और तभी ये जनन आगे होगा। अब इस सारे लैंगिक जनन को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो आइए अब हम अपने कंटेंट के तीसरे चरण पे चलते हैं। वो क्या था? अलैंगिक जनन में कितने प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अब हम उसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार में सबसे पहला क्या था? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के बताए थे? 2, बाइनरी और मल्टी। मतलब विखंडन का मतलब है कि एक जीव खंड में बट गया। जब 2 खंड में बटा और फिर बहुत सारे खंडों में बट गया, तो 2 खंड में बटने वाले में हम सब लेते हैं अमीबा का एग्जाम्पल। अमीबा के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अमीबा का शरीर जो होता है वो सबसे पहले उसके अंदर, ये यूनिसेलुलर है अमीबा, हम सभी जानते हैं। तो यूनिसेलुलर में सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर उसी के मुताबिक साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होते रहते हैं। तो जब न्यूक्लियस अलग हो गया उसके बाद साइटोप्लाज्म भी अलग हुआ और उसके बाद 2 अलग अलग छोटे डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। तो ये क्या हुआ? एक अमीबा 2 अमीबी डॉटर में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें हम ये कहेंगे कि अमीबा को, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अमीबा को ये कहा जाता है कि अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता। तो कैसे क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो कभी, ये ख़त्म तो नहीं हुआ, ये हमेशा डिवाइड होते गया, फिर ये आगे जाके फिर डिवाइड होते चला जाएगा। मतलब इसका कहीं ना कहीं एक रूप जीवित है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमीबा जो है वो कभी भी नहीं मरता। अब विखंडन के दूसरे रूप में आते हैं जो कि प्लाज्मोडियम में होता है। जिस प्रकार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और 2 न्यूक्लियस बनाया, उसी तरीके से ये फर्दर और डिवाइड होके बहुत सारे यानी मल्टी न्यूक्लियस बनाते हैं और मल्टी न्यूक्लियस के बाद मल्टी साइटोप्लाज्म उसमें बना और वो सारा बहुत सारे वो वहाँ पे डॉटर सेल्स बन गए। तो वो होता है प्लाज्मोडियम में। हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि विखंडन या और भी प्रकार के जो भी जनन है उन सबको एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम के साथ देखेंगे, बनाएंगे। और डायग्राम्स जो होते हैं जब हम बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हम उसको लेबल अच्छे से करें। अब ये हो गई विखंडन की बात। अब इसमें दूसरा क्या था? दूसरा था मुकुलन। यानी मुकुलन का मतलब क्या होता है? बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब हुआ कि कोई भी एक छोटा सा बर्ड जो हमारे मेन शरीर से निकलता है और वो बड़ा होके एक नया जीव बना लेता है, उसको हम बर्डिंग कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है हाइड्रा। अब हम दिखाते हैं कि हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होती है। अब हम मुकुलन बर्डिंग की प्रक्रिया को देखने के लिए हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? एक हाइड्रा। और हाइड्रा में हम देख रहे हैं कि नीचे एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है। यही बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और
एक ऐसा समय आता है कि जब वो उसका शरीर बिल्कुल हाइड्रा के जैसे हो जाता है और वह एक परिपक्व हाइड्रा के रूप में बन जाता है, तब वो अपने पेरेंट के शरीर को छोड़कर एक दूसरा हाइड्रा ही बन जाता है और वो ज़मीन पे जाके अपने आप को एक हाइड्रा के रूप में विकसित करता है। इसी प्रक्रिया को हम बडिंग कहते हैं। अब तीसरा अलैंगिक जनन क्या है? पुनरुद्भवन। अब इसका मतलब क्या होता है? रीजेनरेशन। कहीं पे भी जब री शब्द आता है उसका मतलब हो गया कि फिर से, दोबारा, यानी कि रीजेनरेशन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। किसके एग्जाम्पल से? वो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। तो ये है एक प्लेनेरिया। आइए अब इसमें हम देखते हैं कि रीजेनरेशन कैसे होता है। अब हम पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेनेरिया एक जीव है जिसके कि शरीर में रीजेनरेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसके लिए हम कैसे समझते हैं? रीजेनरेशन मतलब उसके शरीर का कोई सा भी भाग अगर कट जाए तो उस भाग से पूरे के पूरे जीव का निर्माण फिर से हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक प्लेनेरिया लिया और इसके शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लेनेरिया के शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया है। तो हम इस प्रक्रिया में देखेंगे कि जो सिर वाला भाग है वो भी आगे जाके पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा। जो बीच का भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा और जो पूंछ वाला भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ प्रत्येक भाग जो फ्रैगमेंट में टूट रहा है वो एक पूरे के पूरे जीव को जीवन दे रहा है। इसी प्रक्रिया को हम रीजेनरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेनेरिया का प्रत्येक भाग जो कट के अलग हुआ था वो एक पूरे जीव को जन्म देने में मददगार हो रहा है। तो ये रीजेनरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिद्ध होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्लैक है वो उसका ओरिजिनल बॉडी है और जो लाल भाग से बना हुआ है वो उसका रीजनरेट किया हुआ बॉडी है, लेकिन वो पूरे का पूरा बॉडी बना लेता है। इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। अब हम इसके आगे का अलैंगिक जनन देखेंगे जो है बीजाणु जनन, मतलब स्पोरुलेशन। क्या हमने अपने घर में कभी एक भीगे ब्रेड को बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो देखा है उसके ऊपर जो उजला फफूंद जैसा चीज़ जमा हो जाता है वो क्या होता है? राइजोपस का कवक, यानी कि वो फंगाई होता है जो राइजोपस है जिसका नाम, वो इस तरीके का हमें दिखता है। अब ये क्या होता है? इसमें जो होता है उजला फफूंद जो उसमें लगता है वो जो है एक स्पोर के जैसा बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु, छोटे छोटे बीज बन जाते हैं जो कि हवा के या फिर किसी और माध्यम से भी फैलते हैं और बहुत सारे कवक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है अलैंगिक जनन होता है। अब इसके बाद 5वां है खंडन। खंडन को जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये किस में होता है? ये होता है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है? एक ग्रीन हरा रंग का शैवाल है जो कि हमें काई वाली जगह पे आराम से दिखने को मिल जाता है। अब इसमें कैसे जनन होता है? ये होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन के द्वारा। कैसे? इसका एक सेल टूट जाता है और टूटकर फिर दोबारा पूरे ही जीव को जन्म देता है जिससे कि वो स्पाइरोगैरा, न्यू स्पाइरोगैरा बन जाता है। तो ये हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मिलता है। अब इसके बाद अंतिम में है कायिक परिवर्धन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधों का कुछ भाग, जड़, तना, पत्तियां के द्वारा ही डायरेक्ट जीव का जन्म होता है, उस पौधे का निर्माण होता है जिसको कि हम कायिक परिवर्धन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कायिक परिवर्धन 2 तरीके का होता है, नेचुरल जो स्वतः हो जाए और आर्टिफिशियल जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नेचुरल प्रवर्धन कौन कौन से हैं? जड़ के द्वारा।
क्या आपने देखा है कि जब हम घास को उगते देखते हैं, घास को कभी अगर हम लेते हैं तो वो चेन के द्वारा इस तरीके से जड़ के द्वारा वो फैलता जाता है। उसी तरीके से तने से भी होता है। तना से जो होता है उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आलू। क्या आपने आलू को कभी देखा है? उसमें जब बहुत दिनों के लिए छोड़ दो तो उसमें आलू में छोटा सा बर्ड बन जाता है जो कि फिर वो पूरे पौधे को जन्म देता है। कुछ परिवर्धन जो है वो पत्तियों के द्वारा होती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा मॉस है जो कि उसकी पत्तियां जो होती हैं वो गीले जगह पे पौधा होता है और उसके पत्तियों के किनारे पे छोटे छोटे पौधे जैसे रूप बनना शुरू हो जाते हैं और ये फिर टूटकर गिरते हैं और ज़मीन पे जाके एक नया पौधा बना लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कायिक परिवर्धन का। अब उसके बाद ये हो गया नेचुरल तरीके से, 3 तरीके से हो गए। अब उसके बाद है कि आर्टिफिशियली हम लोग कैसे कर सकते हैं परिवर्धन, तो वो होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। कभी आपने सुना होगा कि गुलाब की डंडियों को गुलाब से गुलाब के पेड़ हो गए, या फिर आम भी हम लोगों ने खाए हैं, कलमी आम नाम होता है जिसका कि कलम लगाया जाता है, मतलब उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। और इसी जिसमें कि जो अच्छे पौधे होते हैं, अच्छे जनरेशन के स्पीशीज़ के, उनको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं दूसरे पौधे में और जिसके कारण फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग के द्वारा, जो कि कायिक परिवर्धन का ही एक रूप है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और उनका क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और वो किन जीवों में पाए जाते हैं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।